वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम इवापोरेशन के बारे में देख रहे थे। तो इवापोरेशन के बारे में हमने जाना था क्या है इवापोरेशन। इट इज द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस हम किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। इस फिनोमिनन को ही क्या कहते हैं, इवापोरेशन करते हैं। तो इस इवापोरेशन के कंसेप्ट को थोड़े और डिटेल में लेकर के चलते हैं। तो कुछ फैक्टर्स आज हम देखेंगे जिन फैक्टर्स पे इवापोरेशन का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली यहां पे मैंने पॉइंट आउट करके रखे हैं 4 फैक्टर्स पे इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ठीक है, एक एक करके देखते हैं किस तरीके से इवापोरेशन चेंज होगा। सरफेस एरिया, सपोज आपने एक पेन लिया, पेन पे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन को आप इमेजिन करिए और एक बहुत बड़ा सा लेक है। ठीक है, एक नॉर्मली आप क्या करिए, इमेजिन करिए कि गर्मी का मौसम आ गया है, टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है। अब 50 डिग्री हो गया तो आपने क्या किया, एक बकेट लिया या एक पेन लिया, उसको रख दिया बाहर। ठीक है, बाहर रखा और उसी के जस्ट बगल में एक क्या है, एक बहुत बड़ा तालाब है। ठीक है, तो अब बताइए कि इवापोरेशन कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे एक बकेट है वहां पे, या फिर एक जो बहुत बड़ा सा लेक है वहां पे। तो ऑब्वियस सी चीज है कि बकेट से जो सरफेस का वाटर होगा वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, और जो लेक है क्योंकि उसका एरिया बड़ा है तो उसके भी सरफेस से वाटर इवापोरेट होगा, लेकिन उसका क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है तो वहां से ज्यादा पानी इवापोरेट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हमने जाना कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर का कंसेप्ट, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 30 डिग्री पे थोड़ा सा इवापोरेशन हुआ, 40 पे और थोड़ा हुआ, 50 पे और इवापोरेशन होने लगा, 60 पे और होने लगा, 70 पे और होने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अच्छा पहले तो ये बताइए ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, हिंदी में बोल दिया, मतलब भी तो समझाओ। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, गर्मी बोलते हैं बहुत उमस हो गई यार। ठीक है, उमस हो गई का क्या मतलब है कि आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, जितना ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स एड अप होते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर क्या होता जाएगा, ह्यूमिड होता जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मींस यहां पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, ह्यूमिडिटी का क्या लेना देना है भाई इवापोरेशन से, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा डीप में जाके समझिए। क्या समझिए, आप हीट करोगे वाटर को तो उसके मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो वो हीट करोगे तो कहां जाएगा, जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की भी एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि एक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को ही वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, ग्रैब्स कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है यानी लिक्विड के पार्टिकल है तो इवापोरेशन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में लिक्विड के ड्रॉपलेट्स कम है
तब इवोपरेशन फास्ट होगा और वहां से जितने लिक्विड के पार्टिकल है वो कहां चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? यानी कि अगर ह्यूमिडिटी हाई हुई, ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट बहुत सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इवोपरेशन लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट वन, विंड स्पीड। तो बट ऑब्वियस सी बात है, विंड स्पीड अगर बढ़ता है तो इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। यही वाला कंसेप्ट समझिए, ह्यूमिडिटी थी एयर में, अब क्या हुआ, एक हवा का झोंका आया, सारे विंड को बहा के ले गया, सॉरी सारे वाटर ड्रॉपलेट को बहा करके ले गया, तो एटमॉस्फेयर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स और आने लगेंगे एटमॉस्फेयर में। तो विंड का स्पीड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इवोपरेशन भी बढ़ता है। और रटने के लिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो रटने के लिए वैसे तो आपको समझना चाहिए, ठीक है, लेकिन रटने के लिए ह्यूमिडिटी के केस में बस इवोपरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा इवोपरेशन डिक्रीज होगा, बाकी हर केस में क्या होगा, इवोपरेशन का रेट इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बढ़ा, इवोपरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, इवोपरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ा, इवोपरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके ऊपर हमारा इवोपरेशन का प्रोसेस क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इवोपरेशन के आपने फैक्टर्स देखे। अब आपको मैं एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहूंगा, नोट करके ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोपरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इवोपरेशन से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक कूलिंग सा इफेक्ट देता है, एक ठंड सी लगती है, इवोपरेशन का प्रोसेस होता है तो। ठीक है, कैसे सर बताइए जरा। अच्छा, तो इवोपरेशन में क्या हुआ, लिक्विड के पार्टिकल्स आपके कहां आ गए, एटमॉस्फेयर में आ गए। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत हॉट है, हीट बहुत ज्यादा है, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो इवोपरेट करके एटमॉस्फेयर में आए थे वो क्या करेंगे, वो आपका एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमॉस्फेयर में रिजल्टेंट क्या बच गया, कम हीट बचा। ठीक है, तो इवोपरेशन इस तरीके से एटमॉस्फेयर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे लिखा है, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट एज पार्टिकल ऑफ लिक्विड present in atmosphere absorb heat from atmosphere। ठीक है, इतना सा टर्मिनोलॉजी, ये स्मॉल स्टेटमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जान लीजिए कि इवोपरेशन क्या देता है, एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि किस तरीके से, पार्टिकल्स जो इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में आए हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपका एटमॉस्फेयर में यानी कि आसपास के एरिया में कम हीट बचता है, तो इस तरीके से ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, अब हमने इवोपरेशन के प्रोसेस को समझ लिया, बॉइलिंग का प्रोसेस भी हमको समझ में आ गया, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, तो कुछ डिफरेंस देख लीजिए। अच्छा, इवोपरेशन सबसे पहले बताइए कहां पे होता है, ये एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं। इसको नीचे से आपने हीट किया, दो बीकर रखे हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, हीट करो। ठीक है, इसे हीट किया मैंने 60 डिग्री सेल्सियस पे,
इसे हीट किया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या होना चालू होगा, इवापोरेट होना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बॉयल होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर है क्योंकि इसका। अच्छा, तो ये अगर इवापोरेट हो रहा है तो पार्टिकल्स कहां से निकलेंगे, सरफेस के, ठीक है। तो इवापोरेशन का जो फिनोमिनन है वो कैसा फिनोमिनन होता है, ये एक सरफेस का फिनोमिनन है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस स्केप आउट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बॉइलिंग में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल पूरे के पूरे बल्क में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे जो है हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और मोशन देने चालू कर देंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होता है, पूरे के पूरे बल्क में होने वाला फिनोमिनन है, और इवापोरेशन क्या है, सिर्फ एक सरफेस फिनोमिनन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही डिफरेंस में आ जाता है, इट इज सरफेस फिनोमिनन, ठीक है, N1 यहीं पे लिख देता हूं, फिनोमिनन, एंड इट इज बल्क फिनोमिनन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। पहला पॉइंट था इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, ठीक है। सेकेंड, ये वाला डिफरेंस आप लिख लेते हैं, इवापोरेशन से एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन बॉइल, पानी को बॉइल करोगे ठंडा लगता है क्या एटमॉस्फेयर में, नहीं, ठीक है। सो इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट, ये डू नॉट गिव कूलिंग इफेक्ट। और डिफरेंस में क्या बोलेंगे, इवापोरेशन के डेफिनेशन में ही हमने समझा था कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बशर्ते वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होना चाहिए, और बॉइलिंग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होता है। तो यही हमारा नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा, इट ऑकर्स at any temperature lower than boiling point. It occurs only at specific temperature, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच हमने देखा, और इसी डिफरेंस की हेल्प से हम अलग अलग तरीके से इवापोरेशन और बॉइलिंग को डिस्टिंग्विश करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका इस चैप्टर का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक और टॉपिक आपका बच रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है टेम्परेचर कन्वर्शन। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, टेम्परेचर कन्वर्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे जो टेम्परेचर आप स्टडी करते हैं या आप आसपास देखते हैं, कई चीजें, कई आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हर एक आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस पे कई अलग अलग तरीके से टेम्परेचर का नोटिफिकेशन होता है। तो टेम्परेचर को हम तीन तरीके से डिनोट बेसिकली करते हैं। वन इज डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वन इज केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस ऐसा डिनोट करते हैं, केल्विन कैसे डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग हमारे पास तीन अलग अलग क्या है, यूनिट्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जिसमें से हमको ये दो के बारे में थोड़ा सा जानना है।
फ़ारेनहाइट के बारे में आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, तो हम उस टॉपिक पे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये दो का बेसिकली क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन दिया हुआ है। आपको एक चीज और बता दूं, ये जो केल्विन है ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है। दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, जनरली हम टर्म नॉर्मल वे में बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। क्यों होता है? क्योंकि केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम केल्विन को ही ऐसा यूनिट मानते हैं। डिग्री हमारा ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन काफी हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। केल्विन इज अवर ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो कन्वर्जन के लिए देख लीजिए, केल्विन इज इक्वल्स टू होता है 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? ये होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, या फिर इसको अप्रॉक्स में हम लिखते हैं 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है, अगर 0 डिग्री यहां पे C की वैल्यू 0 रख दोगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 273। ठीक है, एक्चुअल में 273.16 होता है, बट फॉर कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए 0.16 को हम नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ 273 पे पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन, कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कन्वर्जन कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। एक दो आपको मैं बता देता हूं, बाकी आप घर पे बैठे बैठे क्या करना है, 50 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, लिख देता हूं यहाँ पे। 273 केल्विन, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस एंड 0 केल्विन, 10 केल्विन। ठीक है, अब जिसमें भी दिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अदर फॉर्म में। इसे कन्वर्ट कर लो डिग्री सेल्सियस में, इसे केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में। एक कन्वर्जन आपको करके दिखा देता हूं, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस से इसको कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो हमारे पास फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। किसमें दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो C की जगह रख दीजिए 27, यहाँ 27 रख दिया, तो क्या आ जाएगा? 7 3 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है? 300 केल्विन। ठीक है, तो पहला वाला मैंने आपको करके बता दिया। एक आपको केल्विन से कन्वर्ट करके देखना है, जैसे कि मैंने बोला 20 केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो फॉर्मूला तो वही है, केल्विन इज इक्वल टू क्या? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर 273 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये K माइनस 273 इज इक्वल टू C, और K की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो यहाँ 20 रख दीजिए, तो 20 माइनस 273 कितना आ जाएगा? माइनस में 253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 केल्विन का मतलब होता है माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्शन करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे कर लीजिएगा। इतना कर लिया तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, केल्विन में दिया तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, डिग्री सेल्सियस में दिया तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करिए। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का पूरा पोर्शन है वो आज हमने खत्म कर दिया है। इस पे अब आपको करना क्या है, सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके एक्सरसाइज के अब सारे क्वेश्चंस, अब आप बहुत ही कैपेबल हैं, सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे आपको मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक पकड़िए, सबसे पहले उसको खुद से सेल्फ रीड आउट करिए। ठीक है, सेल्फ रीड आउट करिए, सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करिए, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करने के बाद असाइनमेंट यही आपका रहेगा, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।